हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में क्लास 12th के टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज्ड डिस्क एट एक्सियल पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड डिस्क एट एक्सियल पॉइंट पर एक क्लिप तैयार की थी। आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर सिमिलर क्लिप तैयार करेंगे। तो मान लीजिए ये एक डिस्क है जिसका रेडियस कैपिटल आर है। इस डिस्क के सरफेस पर चार्ज सिग्मा यूनिफॉर्म डेंसिटी से डिस्ट्रीब्यूटेड है और हमें इस डिस्क के एक्सिस पे किसी पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। उस पॉइंट को मैं P कंसीडर कर रहा हूं। यहां ध्यान दें कि यह डिस्क बहुत सारे एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी है और एक फाइनाइट बॉडी है। तो फिर एक बार बता दूं कि किसी भी फाइनाइट बॉडी के लिए इनफाइनाइट एक रेफरेंस पॉइंट का रोल प्ले करता है। तो यहां पर भी मैं इनफाइनाइट के पोटेंशियल को 0 कंसीडर करके डिस्कस करूंगा। सो एट इनफाइनाइट पोटेंशियल इज 0, ये मानते हुए हमें P पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है उस फील्ड में जो इस डिस्क के चार्ज ने क्रिएट किया है सराउंडिंग में। सो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए हम इस डिस्क को बहुत सारी रिंग से बना हुआ कंसीडर करेंगे और सभी रिंग्स का पोटेंशियल P पॉइंट पर कैलकुलेट करेंगे। यहां पर यह ध्यान दें, इनफाइनाइट के रेफरेंस में यह सारा कैलकुलेशन किया जा रहा है और किसी भी फाइनाइट बॉडी के लिए इनफाइनाइट को एक रेफरेंस पॉइंट माना जा सकता है। सेंटर से y डिस्टेंस पर अगर मैं एक रिंग कंसीडर करूं इस डिस्क में जिसका थिकनेस dy हो, तो हम देख पा रहे हैं कि इस रिंग के सभी पॉइंट इस P पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर होंगे। उस डिस्टेंस को यहां हम z डिफाइन कर रहे हैं। इस रिंग का सरफेस एरिया 2 पाई y dy से दिया जाएगा और अगर मैं इसे सिग्मा से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे इस रिंग का टोटल चार्ज dq पता लग जाएगा। अब जैसा हम जानते हैं कि एक रिंग जिसके सभी पॉइंट P से इक्विडिस्टेंट हैं, z डिस्टेंस पर हैं, तो उस रिंग के कारण P पॉइंट पर जो पोटेंशियल डेवलप होगा उसे हम dv इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू चार्ज ऑफ द रिंग dq डिवाइडेड बाय डिस्टेंस से दे सकते हैं। और हम जानते हैं कि अगर इस फॉर्मूले को इंटीग्रेशन या सिग्मा समेशन से सॉल्व किया जाए तो इस कंप्लीट डिस्क का फील्ड कैलकुलेट किया जा सकता है। सिग्मा समेशन अगर हम लें दोनों तरफ या इंटीग्रेशन का स्टेप लें तो हमें मिलेगा v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन dq बाय z। यहां पर dq इस छोटे से एलिमेंट्री रिंग का चार्ज है जिसका वैल्यू आप देख पा रहे हैं बोर्ड में। तो यह बन जाएगा, अगर मैं इस वैल्यू को पुट करूं तो यह बन जाएगा 2 पाई y dy सिग्मा अपॉन z। और 2 पाई को इंटीग्रेशन के बाहर लिया जा सकता है, वो एक कांस्टेंट है। सभी कांस्टेंट्स को बाहर लेने पर नेट पोटेंशियल आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट y dy ओवर z। अब हम देख रहे हैं कि यहां दो वेरिएबल इन्वॉल्व है इस प्रॉब्लम में, एक y और एक z। हमें प्रॉब्लम को आगे बढ़ाने के लिए किसी एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म में कन्वर्ट करना होगा। इसके लिए मान लेते हैं डिस्क के सेंटर O से P पॉइंट का डिस्टेंस स्मॉल r से दिया जा रहा है। तो जो ट्रायंगल हम यहां देख पा रहे हैं उस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने पर r स्क्वायर और y स्क्वायर के समेशन को z स्क्वायर के इक्वल कहा जा सकता है। इसे डिफरेंशिएट करने पर हमें मिलेगा 2y dy इक्वल टू 2z dz। r को कांस्टेंट होने के कारण डिफरेंशिएशन में नहीं शामिल किया गया है। y dy इक्वल टू z dz हमें मिला। अगर हम y dy की वैल्यू z dz इस फॉर्मूले में अप्लाई करें तो हमें पोटेंशियल का वैल्यू मिलेगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू z dz अपॉन z। और इसे इंटीग्रेट करने पर और लिमिट्स पुट करने पर एक बार पहले ये देखते हैं कि लिमिट क्या लगेंगी। हम देख पा रहे हैं कि सबसे छोटे रिंग को कवर करते समय z का वैल्यू r के इक्वल होगा, जबकि सबसे बड़ी रिंग को कवर करते समय
हमें डिस्क की रेडियस r और स्मॉल r की हेल्प से पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसे कैलकुलेट करना होगा। सो जेड के एलिमेंट्स क्लियर हैं, ये स्मॉल r से कैपिटल R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर तक होंगे। अब इसे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा v इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dz जो कि z होगा, और हमें बस लास्ट स्टेप में इसमें लिमिट्स अप्लाई करनी है। सो पोटेंशियल का जो वैल्यू फाइनली कैलकुलेट होगा वो होगा v इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू रूट R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस R। अब अगर इस फॉर्मूले में कुछ सुपर केसेस को समझने की कोशिश करें तो उन पर भी डिस्कस करेंगे। पहले एक बार यह समझ लें कि जो पोटेंशियल इस कंप्लीट डिस्क ने डेवलप किया है r डिस्टेंस पर एक्सियल पॉइंट पर, वो है v इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस R। अब कुछ बातें इस फॉर्मूले में और समझें, इसको इस फॉर्मूले के सुपर केस के रूप में समझें। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर ये डिस्क इनफाइनाइट साइज की होती तो उस कंडीशन में इस फॉर्मूले का आउटकम कैसे कन्वर्ट होता, यानी ये फॉर्मूला क्या आउटकम देता अगर ये डिस्क का साइज इनफाइनाइट होता। तो समझे कि जो आउटकम आया है वो है v इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट रूट R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस R। पहला केस ये ले रहे हैं हम लोग कि अगर इस डिस्क का रेडियस इनफाइनाइट होता तो इसका सुपर केस क्या बनता। तो क्लियरली समझे, अगर इस डिस्क का रेडियस इनफाइनाइट होता तो उस कंडीशन में इस R का वैल्यू आप इनफाइनाइट पुट करते और V का वैल्यू अनडिफाइंड हो जाता। V का वैल्यू इंफिनिटी आने का मतलब यह है, V का वैल्यू इंफिनिटी यानी अनडिफाइंड आने का मीनिंग बिल्कुल क्लियरली समझे कि अगर ये डिस्क इनफाइनाइट साइज की होती तो इनफाइनाइट साइज की डिस्क के लिए आपके द्वारा चुना गया रेफरेंस गलत होता। आपके द्वारा चुना गया रेफरेंस v इक्वल टू 0 एट इनफाइनाइट है और आप डिस्क के कारण पोटेंशियल निकाल रहे हैं किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट पर। तो इस केस में v का वैल्यू अनडिफाइंड आना यह जस्टिफाई करता है कि इस पूरे प्लेटफॉर्म पर पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए इनफाइनाइट एक रेफरेंस का रोल प्ले नहीं कर सकता है। सो यह बात ध्यान से समझें कि कभी भी किसी इनफाइनाइट डिस्क के कारण किसी पॉइंट पर, किसी डेफिनेट पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू को कैलकुलेट नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि इस कंडीशन में इनफाइनाइट एक अच्छे रेफरेंस का रोल प्ले नहीं करेगा। यही वजह है कि अपने कैलकुलेशंस में हम आपको बार बार बताते हैं कि ये बॉडी फाइनाइट है और इसीलिए हम इनफाइनाइट को एक रेफरेंस मान रहे हैं। किसी इनफाइनाइट बॉडी के लिए इनफाइनाइट एक रेफरेंस का रोल प्ले नहीं कर सकता। इस बात को ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि एक इनफाइनाइट डिस्क जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करती है वो यूनिफॉर्म होता है थ्रू आउट, और एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल के डिक्रीज होने का रेट भी यूनिफॉर्म होना चाहिए। सो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अगर इनफाइनाइट को आपने जीरो पोटेंशियल का प्लेस माना है तो जब आप उससे पास आते जाएंगे तो लीनियरली पोटेंशियल बढ़ेगा। तो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि इनफाइनाइट डिस्टेंस ट्रेवल करने में वो कहां तक पहुंच गया। सो इनफाइनाइट डिस्क के कारण किसी डेफिनेट पॉइंट पर पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए इनफाइनाइट एक रेफरेंस पॉइंट नहीं माना जा सकता। इस डिस्कशन का कंक्लूजन यही निकल रहा है। सो पहला केस कि अगर कैपिटल R की वैल्यू इनफाइनाइट हो तो उस केस में पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं किया जा सकेगा। दूसरे केस पे बात करते हैं। मान लीजिए आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है इस फाइनाइट डिस्क के किसी नियरर पॉइंट पर, यानी आपको इस डिस्क के सेंटर के क्लोजेस्ट किसी पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो। उस कंडीशन में कैसे इसको हम यूज कर पाएंगे फॉर्मूले को एक बार समझें। हमारा फॉर्मूला है v इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट रूट R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस R। सो बहुत क्लोजेस्ट पॉइंट पर, यानी कि यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए हम स्मॉल r की वैल्यू को 0 पुट करेंगे। जैसा हम देख पा रहे हैं कि स्मॉल r को 0 हो जाना चाहिए बहुत क्लोजेस्ट पॉइंट के लिए, तो स्मॉल r की वैल्यू को 0 पुट करने पर जो सेकंड केस निकलेगा एट क्लोजेस्ट पॉइंट, एट क्लोज पॉइंट, वो आ जाएगा सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू r, क्योंकि आप समझ सकते हैं स्मॉल r को 0 रखते ही ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगे और ये वैल्यू रूट से बाहर आके कैपिटल R बन जाएगी। सो इस केस में पोटेंशियल की वैल्यू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू
आर कैलकुलेट होगी। सो फाइनाइट डिस्क के लिए क्लोजेस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आर होगी, जबकि एक इनफाइनाइट डिस्क के लिए किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल को नहीं बताया जा सकेगा, इनफाइनाइट को एक रेफरेंस पॉइंट नहीं माना जा सकेगा। सो उस केस में यहां पर ध्यान दें, जब आप एक इनफाइनाइट डिस्क की बात करते हैं तो आप दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बता सकते हैं, लेकिन इनफाइनाइट को रेफरेंस मान के किसी अदर पॉइंट पर पोटेंशियल को नहीं बता सकते। डिफरेंस बताने के अलावा किसी प्रकार के कैलकुलेशन एक इनफाइनाइट डिस्क के लिए नहीं किए जा सकते पोटेंशियल से रिलेटेड। तीसरा केस देखें कि अगर आपको इस डिस्क से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो, सो क्लियरली चूंकि इनफाइनाइट को जीरो पोटेंशियल मान के ही ये कैलकुलेशन हुआ है, तो इस केस को डिस्कस करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये जीरो ही आएगा। अगर इनफाइनाइट को जीरो कंसीडर करते हुए ये कैलकुलेट हुआ है तो इनफाइनाइट डिस्टेंस वाले पॉइंट पर ये जीरो आएगा। इस बात को ध्यान से समझें कि कई बार स्टूडेंट आर की जगह इनफाइनाइट रख के एक टिपिकल कंडीशन में फंस जाता है, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, और फिर यहां थिंक करता है कि ये प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हुआ है। यहां पर ध्यान दें कि लिमिटिंग कंडीशंस के प्रॉब्लम में आप डायरेक्ट आर की वैल्यू को इनफाइनाइट पुट नहीं कर सकते। उसके लिए आपको पहले इसे सॉल्व करके यानी कि रिफाइन करके अरेंज करना होगा। जैसे एक बार मैं आपको समझाऊं कि अगर इसमें आर की जगह इनफाइनाइट पुट करना होता तो आपके स्टेप क्या होते। सो एट इनफाइनाइट वी का वैल्यू आ जाना चाहिए सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इनफाइनाइट पुट करने से पहले आप इसको लिमिटिंग प्रॉब्लम बना दें, लिमिट आर टेंड्स टू इनफाइनाइट, और अब ये क्वेश्चन बन गया लिमिट आर टेंड्स टू इनफाइनाइट सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर, और नेक्स्ट लाइन में इस टर्म के कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके ये बन जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसके साथ कंजुगेट बनेगा इसका प्लस कन्वर्जन, तो माइनस और प्लस दोनों मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर पे आर स्क्वायर बनाएंगे। ये कैसे हुआ आप समझ सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का टर्म कटने के बाद ये आर स्क्वायर बन जाएगा, और डिनोमिनेटर पे आ जाएगा रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस की जगह प्लस आर। और अब अगर आप इसमें आर की जगह इंफिनिटी पुट करते हैं तो ये एक्सप्रेशन बनेगा 1 अपॉन इंफिनिटी एंड फाइनली इट विल बिकम 0। सो अगर आपको कभी भी लिमिटिंग कंडीशन का प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है तो आप उसको एज ए प्रॉब्लम ऑफ लिमिट ही सॉल्व करें, क्योंकि इनफाइनाइट को डायरेक्ट आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपको एक अनडिफाइंड सी सिचुएशन मिलेगी। सो उसे डिफाइंड कंडीशन में कन्वर्ट करने के लिए, सही आंसर पता लगाने के लिए आप उसमें लिमिट अप्लाई करें। सो एक डिस्क के कारण किसी जनरल पॉइंट पर पोटेंशियल का फॉर्मूला सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर है। एक चेंज इसमें और कर देता हूं कि अगर आप इस फॉर्मूले को अरेंज करना चाहें और इस डिस्क के कारण इस पॉइंट पर बने सेमी एंगल को थीटा डिफाइन करना चाहें और अपने आंसर को थीटा के टर्म में लिखें, तो आप इसे लिख सकते हैं v इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, आर को मैं कॉमन ले रहा हूं, सो ये बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ओवर आर माइनस 1, और इस टर्म को अब आप इस डायग्राम से सेक थीटा में चेंज कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा सिग्मा आर ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू सेक थीटा माइनस 1। सो इस तरीके से सेमी एंगल के टर्म्स में भी आप इस फॉर्मूले को प्रेजेंट कर सकते हैं। सो ये और ये पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के फॉर्मूले हैं। एट क्लोज पॉइंट्स v का वैल्यू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर है, और एट इनफाइनाइट क्योंकि वो रेफरेंस ही है तो उसका वैल्यू 0 ही आना था। अगर ये डिस्क इनफाइनाइट साइज की हो तो जैसा मैंने बताया कि उस केस में इनफाइनाइट एक रेफरेंस का रोल प्ले नहीं करेगा, और यही वजह है कि किसी भी फाइनाइट पॉइंट पर आप पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। सो इस तरीके से आप इस थीम के सभी सुपर केसेस को समझ सकते हैं। थैंक यू।